Okay, so good afternoon, friends, and welcome to all of you to my YouTube channel ePartcom. So, friends, today in this particular video, I'm going to discuss about the rights of bailer. Last video, I was about to discuss rights of bailer, but due to long video, I have stopped there. So, in this particular video, I'm going to discuss about the rights of bailer. So here हमने बेलमेंट वगैरह सब डिस्कस किया था, ड्यूटीज ऑफ बेलर, काइंड्स ऑफ बेलमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट डिस्कस किया था. हम कंटिन्यू करते हैं राइट्स ऑफ बेलर. सो राइट्स ऑफ बेलर क्या है, पहले तो मैं इसको पॉइंट पे आपको बता देता हूं, ऑल्दो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था लेकिन फिर से बता देता हूं. पहले तो है राइट टू क्लेम डैमेजेस इन केस ऑफ नेग्लिजेंस सेक्शन 152, राइट टू टर्मिनेट अ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स सेक्शन 154. ठीक है, राइट टू क्लेम सेपरेशन ऑफ गुड्स इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड मिक्सचर 156, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड मिक्सचर ऑफ गुड्स व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड सेक्शन 157, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स डिमांड कर सकते हैं, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड रिटेंशन ऑफ गुड्स सेक्शन 161 एंड राइट टू डिमांड एक्रीशन ऑफ गुड्स. एक्रीशन हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 163. तो इसको हम बारी बारी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला है राइट्स ऑफ द बेलर में, इफ द बेली हैज नॉट टेकन रीजनेबल केयर इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल केयर, द बेलर हैज राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ऑफ गुड्स बेल्ड. मैंने पहले बताया था कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू बियर द लॉस. अगर उसने रीजनेबल केयर किया है गुड्स का तो वहां पे लॉस बियर करना है उसको, बेलर को. लेकिन इन केस द बेली हैज नॉट टेकन द गुड केयर ऑफ द गुड्स, उसने ऐसे नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस की वजह से अगर उसने गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया या डिटोरिएट कर दिया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज द राइट ऑफ द बेलर टू क्लेम कॉम्पनसेशन. सपोज दैट मैंने ड्राई क्लीनर को अपना कपड़ा दिया ड्राई क्लीन के लिए, उसने क्या किया, मेरे कपड़े को ऐसा ही फेंक दिया. अब फेंक दिया, वहां पे वो पड़ा हुआ है 2 दिन तक, चूहों ने काट दिया या कोई और कपड़ों का दाग लग गया या धुलते समय उसने नेग्लिजेंस की वजह से दूसरे कपड़े का रंग उस पर चढ़ गया, तो दिस इज टोटली द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राई क्लीनर. ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज द राइट ऑफ द बेलर टू क्लेम कॉम्पनसेशन. ठीक है, तो इट इज इफ द बेली हैज नॉट टेकन रीजनेबल केयर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेलर हैज अ राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन. दूसरा है, if the bailey uses the goods in an unauthorized manner, bailor can terminate the contract of bailment before the completion of the bailment. A contract of bailment is regarded as a voidable contract in such an event. The bailey cannot sue the bailor for the breach of contract. इसका क्या मतलब है? Suppose that मैंने पार्किंग में या सर्विस सेंटर में या वर्कशॉप में मैंने अपनी कार दी, मैंने कहा भाई ये लो चाबी लो और मेरी कार की सर्विसिंग कर देना, मैं 2 दिन के बाद आकर लेकर जाऊंगा. बेलमेंट किसके लिए था? सर्विसिंग के लिए था. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किसके लिए था? सर्विसिंग के लिए था. टर्म्स एंड कंडीशन सर्विसिंग के लिए थे. लेकिन अब मैं बाद में देख रहा हूं कि दूसरे दिन देख रहा हूं कि वो जो वर्कशॉप वाला है वो अपनी फैमिली को मेरी कार में घुमा रहा है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड. मैंने गुड्स किसके लिए बेल किया था? सर्विसिंग के लिए. लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो ही इज यूजिंग अनऑथराइज्ड माई गुड्स इन एन अनऑथराइज्ड वे. मैंने उसको फैमिली को घुमाने के लिए कार नहीं दिया था. तो इन दैट पर्टिकुलर केस मैंने 2 दिन या 3 दिन का जो भी बेलमेंट किया था उसके पहले ही मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता हूं. इन दैट पर्टिकुलर केस द बेली कैन नॉट सू द बेलर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पर उसने अनऑथराइज्ड यूज किया है गुड्स का. तीसरा है, if the bailey does not use the goods bailed according to the terms and conditions of the bailment, the bailor has right to claim compensation from the bailey for any damages. सेम है, अगर मैंने उसको कार को अपनी कार को उसे सर्विसिंग के लिए दिया था, ठीक है, तो उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस उसने गुड्स को यूज नहीं किया. या गुड्स को मैंने उसको कहा था भाई कि आप मेरी कार को जो है मेरे फ्रेंड ने मुझसे कार मांगा, उसने कहा भाई मनाली घूमने जाना है, मैंने कहा ठीक है ले लो. अब टर्म्स एंड कंडीशंस में तो कार मैंने दिया था उसको मनाली घूमने जाने के लिए, अब वो जाकर के वहां पे रेस में कार को यूज कर रहा है या और किसी पर्पस के लिए यूज कर रहा है, स्टंट करने के लिए कार को यूज कर रहा है, तो इट मीन्स दैट द कार इज यूज्ड इन फॉर द पर्पस विच इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. एंड इफ एनी लॉस इज इनकर्ड in that particular case, the bailor has a right to claim compensation from the bailey for any damages arising to the goods from or during such use. ठीक है, तो इसका क्या मतलब, अगर स्टंट करने की वजह से मेरी कार में कोई लॉस हुआ है या कोई डैमेज हुआ है तो द बेलर हैज अ राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन. नेक्स्ट है, इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स एंड द गुड्स कैन बी सेपरेटेड
द बेलर हैज अ राइट टू क्लेम हिज गुड्स आफ्टर सेपरेशन। जैसे मैंने टेलर को शॉप कपड़े दिए अपने सिलने के लिए, मैंने कहा भाई मास्टर साहब ये कपड़े मेरे सिल दीजिए, बढ़िया कुर्ता सिल दीजिएगा ईद का। अब मास्टर साहब ने क्या किया, मेरे कपड़े को अपनी फैमिली के अपने ही गुड्स में मिला दिया, मिक्स कर दिया। तो नाउ ये क्या है, अनऑथराइज मिक्सर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स, उसने मेरी कंसेंट के बिना उसने गुड्स को अपने गुड्स में मिक्स कर दिया। एंड इफ द गुड्स कैन बी सेपरेटेड, अब उस गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है, तो इट इज द राइट ऑफ द बेलर टू गेट दैट गुड्स सेपरेटेड। मैं उसको बोल दूंगा भाई मेरा गुड्स अलग करके मुझे दो, मैं नहीं करने वाला, तुम यू हैव टू सेपरेट इट एंड देन रिटर्न इट टू मी, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज द राइट ऑफ द बेलर टू गेट इट सेपरेटेड। दूसरा क्या है, इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स एंड द गुड्स इज नॉट सेपरेटेड, गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। पहले केस में क्या था कि गुड्स को हम सेपरेट कर सकते थे, लेकिन दूसरे केस में क्या है, गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, वहां पे गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो इन दैट केस द बेलर हैज अ राइट टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द बेली फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। वहां पर क्या है कि उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको उसमें सेपरेट नहीं हो सकता है गुड्स को, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेलर हैज अ राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ सच गुड्स, ठीक है। या सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल स्किल की जरूरत है, किसी स्पेशल बंदे को बुला करके उसे सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेपरेशन होगी ये किसको बियर करनी पड़ेगी, बेली को बियर करनी पड़ेगी। बेलर इज नॉट लायबल टू पे दोज लॉस, ठीक है, या दोज कॉस्ट। नेक्स्ट है, द बेलर हैज अ राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ द गुड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पर्पस और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बेलमेंट। मैंने अपनी वॉच जो है रिपेयर के लिए दी, मैंने कहा 2 दिन के बाद लेकर जाऊंगा। So it is the right of the beller to claim those goods back after the expiry of a period. So after 2 days, the beller has a right to claim those goods back from the बेली, और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ stipulated time period which is mentioned in the contract, the beller has a right to claim those goods back. मैं अपने गुड्स को वापस डिमांड कर सकता हूं, इट इज द राइट ऑफ द बेलर. नाउ नेक्स्ट है, if the bailey does not return or deliver the goods according to the bailor's directions after the accomplishment of purpose or after the expiry of a period of bailment, the bailor has a right to claim compensation for any loss, destruction and deterioration of goods from that time. इसका क्या मतलब है कि अगर बेली ने कोई गुड्स में 2 दिन के बाद, क्या कहते हैं, मैंने बोला था भाई 2 दिन के बाद घड़ी लेकर जाऊंगा, मैं 2 दिन के बाद उसके पास गया, उसने कभी अभी बनी नहीं है घड़ी, आप 4 दिन के बाद आना, ठीक है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में 2 दिन मेंशन था, उसके बाद भी उसने क्या कहते हैं, ये पर्पस कंप्लीट हो गया, बन भी गई घड़ी, द पर्पस हैज बीन अकम्प्लिश्ड बट स्टिल द गुड्स इज नॉट रिटर्न, स्टिल द गुड्स हैज नॉट बीन रिटर्न बाय द बेली. तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर इस दौरान कोई लॉस होता है गुड्स का, या डिस्ट्रक्शन होता है गुड्स का, या डैमेज होता है गुड्स को, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज द राइट ऑफ द बेलर टू क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम द बेली. नाउ नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8. In the absence of contract to the contrary, the bailor has a right to demand any increase of profit which may have occurred from the goods bailed. इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने कोई गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेली को डिलीवर किया है और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेलमेंट उस गुड्स में कुछ इंक्रीज हो जाता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेलर हैज अ राइट टू क्लेम दोज इंक्रीज और दोज प्रॉफिट फ्रॉम द बेली. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट मुझे मनाली घूमने जाना है और मैंने अपने यहाँ एक पर्शियन कैट थी जो कि मैंने अपने नेबर को दिया था कि भाई इसकी गुड टेक केयर करना, ठीक है, अच्छे से इसका ख्याल रखना प्लीज. ये क्या कहते हैं कि मैं आऊंगा 10 दिन के बाद तो मैं इसको लेकर जाऊंगा. अब 10 दिन के बाद मैं आके देख रहा हूँ तो उसका एक ही हैज गिवन अ बर्थ टू अ किटन, उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है. नाउ इट इज द राइट ऑफ द बेलर टू क्लेम दैट किटन ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट पर्शियन कैट. उस कैट के साथ मैं क्या कर सकता हूं, उस किटन को भी मेरा राइट है, और बेली को वो गुड्स जो एडिशन या जो एक्रीशन हुआ है या जो इंक्रीज इन गुड्स हुआ है उसको वो गुड्स भी या वो इंक्रीज भी या वो प्रॉफिट भी क्या करना है, रिटर्न करना है बेलर को. तो यहां पर क्या है, एग्जाम्पल भी दिया है. सपोज दैट मिस्टर ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ मिस्टर बी टू बी टेकन केयर ऑफ. द काउ हैज अ काफ, देन ड्यूरिंग दैट पीरियड द काउ हैज अ काफ. इन दैट पर्टिकुलर केस Mr. B is bound to deliver the calf as well as the cow to Mr. A. Means cow तो देनी ही है, साथ साथ उसके calf को भी देना है, क्योंकि accretion during the period of bailment हुआ है,
तो अगर कोई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेलमेंट अगर कोई एक्रेशन होता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज द राइट ऑफ द बेलर टू क्लेम दोज गुड्स ऑल्सो। अब आते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली। अभी तक हमने डिस्कस किया ड्यूटीज ऑफ बेलर और ड्यूटीज राइट्स ऑफ बेलर। अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली एंड राइट्स ऑफ बेली। तो ड्यूटीज ऑफ बेली क्या है? ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द गुड, मतलब कि गुड्स की टेक केयर करना। अगर किसी ने, मेरे पड़ोसी ने मुझे अपनी पर्शियन कैट दे करके मुझे गया है मेरे पर भरोसा करके, तो इट इज माय ड्यूटी, या तो मैं उसको मना कर दूं, लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मैंने उसके साथ किया है तो इट इज माय ड्यूटी टू टेक गुड केयर ऑफ दैट पर्शियन कैट। ठीक है। ड्यूटी नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशंस ऑफ द गुड्स, अगर कोई एडिशन होता है तो ड्यूटी नॉट टू सेट अप एनी एडवर्स टाइटल। इसका क्या मतलब है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेली, पहला है द बेली शुड टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स विच आर इन हिज पोजीशन। अगर उसके पोजीशन में उसने उसको दिया है, बेलमेंट के तहत उसको गुड्स डिलीवर किया गया है बेली को, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक गुड केयर ऑफ द गुड्स। The degree of care required by the bailey is similar to that of a man of ordinary prudence would take of his own goods under the similar circumstances। जिस तरह से वो अपने गुड्स की टेक केयर करता अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस, उसी तरह से उसे उसके गुड्स की भी, बेलर के गुड्स की भी टेक केयर करनी है। उससे हमें यह समझ के चलना है कि मेरा अपना गुड्स है। ठीक है। तो if he has taken such care he is not liable even if the goods are lost or damaged। अगर उसने इस तरह से टेक केयर किया होगा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर उसने गुड टेक केयर किया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बेलर टू बियर द लॉस। ठीक है। बट अगर उसने गुड टेक केयर नहीं किया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेलर हैज अ राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, द बेली शुड नॉट यूज द गुड्स फॉर एन अनऑथराइज्ड पर्पस। सेम, अगर कार को बेलर ने पार्किंग में छोड़कर गया है मेरे पास सेफ कस्टडी के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि चाबी मेरे पास है तो मैं कार को घुमाने निकल गया अपनी फैमिली को। तो इट मींस दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली नॉट टू यूज द गुड्स डिलीवर्ड इन एन अनऑथराइज्ड मैनर। ठीक है। ही कैन यूज द गुड्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम गुड्स को यूज कर सकते हैं। इफ द बेली मेक्स एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स ही शैल बी लायबल फॉर एनी लॉस ऑन एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स। अगर कोई लॉस होता है तो बेली उसके लिए क्या होगा, लाइबल होगा इन केस इफ ही यूजेस द गुड्स इन एन अनऑथराइज्ड वे। द बेलर may terminate the contract of the bailment, in other words the contract of bailment becomes voidable। वहां पर बेलर के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। नाउ थर्ड है, if the bailey with the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods, the bailor and the bailey shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced। इसका क्या मतलब है कि अगर क्या कहते हैं कि गुड्स मिक्स हो जाता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली कि उसको क्या करे, वो सेपरेट करके दे। इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें है इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, अगर कंसेंट के साथ उसने मिक्स किया है, मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स, द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर। तो दोनों को क्या करना है, जो बेनिफिट है दोनों को शेयर करना पड़ेगा इन द प्रोपोर्शन। जो भी ट्रू एंड फेयर प्रोपोर्शन होगा उसमें उनके दोनों के शेयर्स को क्या है, बेनिफिट को क्या है, शेयर करना है। फिर इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स एंड द गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड। अगर विदाउट कंसेंट किया है और गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है तो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स इन द पार्टीज रिस्पेक्टिवली, but the bailey is bound to bear the expense of separation or division and any damages arising from the mixture। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू गेट्स दोज गुड्स सेपरेटेड, और सेपरेशन की जो भी कॉस्ट है दैट कॉस्ट शुड बी बेयर्ड बाय द बेली इटसेल्फ। बेलर इज नॉट लायबल टू पे दोज एक्सपेंसेस, बट ये विदाउट कंसेंट होना चाहिए। सपोज दैट मैं बेलर हूं, कोई मिस्टर ए है वो बेली है, मैंने अपना गुड्स उसको, कोई ऐसा गुड्स था जो कि मैंने उसको ट्रांसफर किया था, उसने अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिया और दैट गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अब इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू गेट दोज गुड्स सेपरेटेड, एंड अगर सेपरेशन के लिए कोई कॉस्ट इनकर करता है बेली तो ये वो बेली को ही पे करना पड़ेगा। बेलर इज नॉट लायबल टू पे दोज एक्सपेंसेस। नाउ इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, पहले तो क्या था कि कंसेंट से दोनों ने मिक्स किया था अपने गुड्स, अब उस गुड्स को मिक्स करने की वजह से जो
प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में दोनों का शेयर प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि विदाउट कंसेंट अगर हमने मिक्स किया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेली हैज टू गेट दोज गुड सेपरेटेड, अगर वो गुड सेपरेट किए जा सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेपरेशन किसको बेयर करना है, बेली को करना है। बट अगर विदाउट कंसेंट ऑफ द बेलर द बेली मिक्सेस द गुड्स ऑफ बेलर विद हिज ओन गुड्स एंड द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, इन दैट पर्टिकुलर केस it was held that the baler was entitled to refuse to take delivery and claim compensation for loss or damage. बेलर के पास ये राइट है कि वो अपनी गुड्स की वापस लेने से मना कर सकता है क्योंकि उसने मिक्स कर दिया, एंड दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो उस केस में वो लॉस के लिए, डैमेज के लिए कॉम्पनसेट कर सकता है बेली को, एंड बेली हैज अ ड्यूटी टू कॉम्पनसेट दोज लॉसेस टू द बेलर। नेक्स्ट है द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स विदाउट वेटिंग फॉर द डिमांड फ्रॉम बेलर, ठीक है। मतलब कि अगर क्या कहते हैं कि मैंने बेलमेंट के लिए अपनी वॉच जो है मैकेनिक को डिलीवर की है और मैंने कहा भाई 2 दिन के बाद मैं आकर ले जाऊंगा, तो इट मीन्स दैट द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स विदाउट वेटिंग फॉर डिमांड फ्रॉम द बेलर, द टाइम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड और द पर्पस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अकम्प्लिश्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने अपनी फ्रेंड से कोई कार ली है, मेरा फ्रेंड बेलर है, मैं बेली हूं, अब मेरे फ्रेंड ने कहा कि हफ्ते भर तक के लिए मुझे कार चाहिए, मैंने कहा ठीक है हफ्ते भर मैं बाद दे दूंगा मैं, तो इट इज माई ड्यूटी, बेली की ड्यूटी है कि अब मेरे फ्रेंड को मांगने की जरूरत ना पड़े कि हफ्ते बाद में अपनी कार रखा है, मैंने अपने घर पे रखा हुआ है, वो बेचारा आके अगले दिन कह रहा भाई मुझे कार तो दे दो। नो, विदाउट वेटिंग फॉर डिमांड ऑफ द बेलर इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ सेट पीरियड और आफ्टर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पज। या तो मैं मनाली घूमने गया था, ऑल तो मैंने हफ्ते भर के लिए मांगा था, लेकिन मैं 5 दिन में ही मनाली से वापस आ गया, तो नाउ इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पर्पस अकम्प्लिश हो गया है, अब बिना डिमांड के, बेलर के डिमांड के मुझे क्या करना है, वो गुड्स उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो द टाइम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड, या तो टाइम एक्सपायर हो गया है या पर्पस अकम्प्लिश्ड हो गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिना डिमांड के उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न, अगर इन दोनों ही कंडीशंस में मैंने गुड्स को रिटर्न नहीं किया है तो क्या इंप्लीकेशंस है, पहला तो क्या है, द गुड्स शैल बी एट रिस्क ऑफ द बेली। सपोज हफ्ते भर के लिए मैंने लिया था, लेकिन हफ्ते भर के बाद भी मैंने उसको वापस नहीं किया, तो हफ्ते भर के बाद जो भी रिस्क होगा गुड्स का, खराब हो जाता है, चोरी हो जाती है गुड्स, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बेली इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो द गुड्स शैल बी एट द रिस्क ऑफ द बेली शैल बी लायबल फॉर एनी लॉस और डैमेज even if such loss is caused without any fault or negligence of the bailey due to an act of God or other unavoidable reasons। भूकंप आ गया या छत गिर पड़ी उस कार के ऊपर, कार डैमेज हो गई, स्टिल क्योंकि वो मतलब कि ऑल्दो वो नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ, वो केयरलेसनेस की वजह से नहीं हुआ, वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ, बट स्टिल कि अगर हमने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद, हफ्ते भर की मैंने कार ली थी, हफ्ते भर के बाद भी मैंने उसको वापस नहीं की, तो उसके बाद कोई भी लॉस अगर होता है, चाहे वो मेरी नेग्लिजेंस की वजह से हो, चाहे वो मेरी नेग्लिजेंस की वजह से ना हो, स्टिल द बेली इज लायबल फॉर दोज लॉसेस। In the absence of any contract to the contrary, the bailey is bound to return any extra profit occurred from the goods bill। मैंने पहले बताया था कि अगर गाय हमने अपनी किसी को दे करके गई और गाय के साथ उसका बछड़ा भी हो गया है, तो in that particular case it is the duty of the bailey to return those additions or to return those accretions। Next है the bailey must not to do any act which is inconsistent with the title of the bailor। He must not set up his own title or a third party's title on the goods bailed to him। सपोज दैट मेरे फ्रेंड ने, मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई मुझे फैमिली को लेकर, ऑल तो मैं सेम एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ प्लीज, क्योंकि सेम एग्जांपल से समझ में आ जाता है चीजें। सपोज दैट मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई मुझे कार दे दो, मुझे मनाली घूमने जाना है, उसने मुझे कार दे दी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं सबको बता रहा हूँ भाई कार मेरी है, या मैं ओनर बन करके मैं किसी और को बेल उसको दे दूं, डिलीवर कर दूं, ठीक है। तो दिस शुड नॉट बी डन। तो इसका क्या मतलब है, द बेली मस्ट नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टाइटल ऑफ द बेलर, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाइटल तो उसका, लेकिन मैं ओनरशिप, मैं उसका ओनर बना बैठा हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है बेली को। ही मस्ट नॉट सेट अप हिज ओन टाइटल और अ थर्ड पार्टीज टाइटल ऑन द गुड्स बेल्ड टू हिम। अब क्या है राइट्स ऑफ बेली, ड्यूटीज ऑफ बेली थी, अब क्या है राइट्स ऑफ बेली। राइट्स ऑफ बेली में क्या क्या है, right to claim damages, right to claim damages, right to claim reimbursement of expenses, right to be indemnified, right to recover
loss in case of bailor's defective title, right to recover loss in case of bailor's refusal to take the goods, right to deliver goods to any of the joint bailors and right to deliver goods to the bailor in case of bailor's defective title. इसका क्या मतलब है? right to claim damages. इसका क्या मतलब है कि अगर बेली को कोई डैमेज हुआ है, सपोज दैट कोई नॉन डिफेक्ट था जो कि बेलर को पता था लेकिन उसने बेली को नहीं बताया, इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज द राइट ऑफ द बेली, it is the right of the bailey to claim those damages या to compensate for those, to get compensated for those losses. ठीक है. दूसरा क्या है? right to claim reimbursement of expenses. suppose that मैंने अपने फ्रेंड की कार ली, अब उस कार में कुछ डिफेक्ट्स थे, ऑल्दो मेरे फ्रेंड को भी नहीं पता था या पता था तो भी उसने मुझे नहीं बताया या नहीं पता था. अब उस कार के जो डिफेक्ट्स, जो पेट्रोल पंप लीक कर रहा था उसको, सॉरी पेट्रोल टैंक जो लीक कर रहा था उसको मतलब कि रिपेयर करवाने के लिए मैंने कुछ एक्सपेंसेस बियर किए हैं. तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेली हैज अ राइट टू क्लेम दोज एक्सपेंसेस, टू गेट रिम्बर्समेंट ऑफ दोज एक्सपेंसेस. जैसे मैंने डॉग का भी एग्जांपल दिया था. सपोज दैट मिस्टर ए लीव्स हिज डॉग विद मिस्टर बी. नाउ अब वो जो डॉग है ही फॉलन सिक, बीमार हो गया. अब उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस या जो मेडिकेशन में जो भी एक्सपेंसेस उस बी ने बियर किए होंगे, बी हैज अ राइट टू गेट रिम्बर्समेंट फ्रॉम ए हु इज द बेलर. ठीक है. राइट टू क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो गया. नेक्स्ट है राइट टू बी इंडेमनिफाइड इन केस ऑफ प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट. मैंने पहले बताया था कि अगर प्रीमैच्योर ग्रेचुइटस बेलमेंट है, मैंने कहा था कि क्या कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कार दी 10 दिन के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद ही पता चला वो कार किसी और की, उसने मुझसे वापस ले ली. तो दैट इज कॉल्ड प्रीमैच्योरमेंट. प्रीमैच्योर या ग्रेचुइटस बेलमेंट है, उसने फ्री में मुझे कार दी थी. ठीक है. और उसका यार मुझे दे दो, 10 दिन के लिए दीजिए, लेकिन 2 दिन में ही मुझे काम आ गया, मुझे अपनी वाइफ को लेकर उसके ससुराल जाना है. तो ऑल्दो ग्रेचुइटस बेलमेंट है, फ्री में तो दिया था उसने, मैं कुछ कह भी नहीं सकता. ठीक है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो प्रीमैच्योर टर्मिनेशन हो गया बेलमेंट का, तो इसकी वजह से अगर बेली को कोई लॉस होता है तो बेलर हैज टू bear those losses. तो right to be indemnified in case of premature termination of gratuitous bailment. क्योंकि gratuitous bailment था तो premature termination उसका हो सकता है. मेरा फ्रेंड जो है उसने मुझे 10 दिन के लिए फ्री में कार दी. अब फ्री में दी है तो मुझसे पहले से भी 10 दिन के पहले भी अगर उसको काम पड़ेगा तो डिमांड कर सकता है. तो इस प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की वजह से अगर मुझे कोई लॉस हुआ है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई कैन डिमांड, मतलब जो बेली है ही कैन डिमांड अ compensation. ठीक है. या he can get indemnified for those losses. Next है right to recover loss in case of bailor's defective title. यहाँ पे वही है कि सपोज दैट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भाई आप 1 घंटे के लिए मुझे अपनी साइकिल दे दीजिए. मिस्टर बी ने अपनी साइकिल देने के बजाय मिस्टर सी की साइकिल दे दी ए को 1 घंटे के लिए. अब सी को लगा कि मिस्टर ए ने उसकी साइकिल को चोरी कर लिया, सी ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया. तो यहां पर डिफेक्टिव टाइटल की वजह से ए को जो लॉस हुआ है इस पुलिस के चक्कर से छूटने के लिए, तो ए इज लायबल टू गेट कॉम्पनसेटेड फॉर दोज लॉसेस फ्रॉम बी हु इज द बेलर. ठीक है. क्योंकि बी का डिफेक्टिव टाइटल था, या हो सकता है बी ने भी उसको चोरी किया हो, सी की साइकिल उसने चोरी की हो अपनी, ना दे, मतलब जो साइकिल उसने अपनी समझ के दी थी वो चोरी की साइकिल थी, तो वहां पे उसका टाइटल क्या था? डिफेक्टिव था. उसकी वजह से ए को जो लॉस हुआ है तो बी इज लायबल टू कॉम्पनसेट, मींस टू बी ए इज A has a right to claim those expenses or to claim those losses or to claim those damages from B, who is the bailor. Next है right to recover loss in case of bailor's refusal to take the goods back. इसका क्या मतलब है? right to recover loss in case of bailor's refusal to take the goods back. मैंने कहा भाई क्या कहते हैं कि ये वॉच मैंने एक मैकेनिक को दी थी रिपेयर के लिए. उसने कहा ठीक है 3 दिन के बाद आकर ले जाइए, मैं आपकी रिपेयर करके रखे रहूंगा. उसने रिपेयर कर दिया था, मैं नहीं गया. वो बार बार मुझे फोन भी करा कि भाई आप आकर ले जाइए, आप आकर ले जाइए. मैंने कहा कि ठीक है आकर ले जाएंगे, मैं नहीं गया. तो अब उसकी वजह से उसकी टेक केयर के लिए, उसकी सेफ कस्टडी के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो बेलर है उसको वो सारे लॉसेस बेली को क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे. तो ठीक है. तो राइट टू रिकवर लॉस इन केस ऑफ बेलर्स रिफ्यूजल टू टेक द गुड्स बैक. जैसे अक्सर देखो क्या होता है कि जैसे क्या कहते हैं कि हम रेलवेज में क्या करते हैं, रेलवेज में अगर हमने बाइक या अपनी बाइक या अपना कोई भी सामान अगर हमने उनको दिया है पार्सल के लिए, वो अक्सर क्या करते हैं भाई, कहते हैं कि जब हमारा पार्सल यहाँ पे पहुंच गया, सपोज दैट मुझे दिल्ली से मुंबई ले जाना है अपनी बाइक, तो उन्होंने कहा ठीक है मैंने पार्सल कर दिया, सब कुछ कर दिया. अब मुंबई पहुंचने के
मुंबई में उन्होंने उतार लिया बाइक। अब कहते हैं भाई विद इन 6 आवर्स यू हैव टू टेक योर बाइक। अगर 6 घंटे के अंदर आपने अपनी बाइक नहीं ली तो आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में अगर जो बेलर है वो अपना सामान लेकर नहीं जाता है तो बेली जो भी एक्सपेंसेस करेगा उसकी सेफ कस्टडी के लिए, उसको पार्किंग में रखेंगे रेलवे वाले या कुछ भी उसकी देखरेख के लिए, तो वो सारे एक्सपेंसेस बेली रिकवर कर सकता है बेलर से। ठीक है, तो राइट टू रिकवर लॉस इन केस ऑफ बेलर्स रिफ्यूजल टू टेक द गुड्स बैक। नेक्स्ट है राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट बेलर्स। जॉइंट बेलर, सपोज दैट मैंने अपनी वॉच जो है बनने के लिए दी रिपेयर के लिए, मैंने कहा 2 दिन के बाद आकर ले जाऊंगा। 2 दिन के बाद मैं तो नहीं गया, मेरी वाइफ कहीं शॉपिंग के लिए जा रही थी तो उसको देख करके मैकेनिक ने बोला भाभी जी आपका हस्बैंड की वॉच मेरे पास है, आप इसको ले जाइए। माई वाइफ इज कैन बी ट्रीटेड एज जॉइंट बेलर। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि वो राइट है बेली का कि ही कैन डिलीवर द गुड्स टू द जॉइंट बेलर। वो जॉइंट बेलर को भी गुड्स क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू डिलीवर गुड्स टू द बेलर इन केस ऑफ बेलर्स डिफेक्टिव टाइटल। राइट टू डिलीवर गुड्स टू द बेलर इन केस ऑफ बेलर्स डिफेक्टिव टाइटल। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट ए बी 2 पार्टीज हैं, ए ने बी को बोला भाई अपनी साइकिल मुझे दे दो, बी ने क्या किया सी की साइकिल ए को दे दी। अब ए के पास ये राइट है कि वो डायरेक्टली जो साइकिल है वो सी को वापस कर दे जो उसका रियल ओनर है। ठीक है, तो राइट टू डिलीवर गुड्स टू बेलर इन केस ऑफ बेलर्स डिफेक्टिव टाइटल। ठीक है, या सॉरी यहां पर क्या है कि अगर बेलर का टाइटल डिफेक्टिव है मतलब ही इज नॉट द ओनर, तो प्रीमैच्योर मतलब कि टाइम से पहले ही वो क्या कर सकता है, वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है बेलर को। कहेगा भाई तुम्हारा टाइटल ठीक नहीं है, तुम ये गुड्स वापस ले लो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। आई डू नॉट वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विद यू, भाई क्योंकि तुम्हारा टाइटल डिफेक्टिव है। पता चला तुमने ये साइकिल चोरी की हुई है, मुझे कोई पकड़ के मुझे जेल के अंदर डाल देगा कि भाई आपने चोरी किया हुआ है। तो in that particular case, before the time of expiry of contract of bailment, the bailee has a right to return those goods to the bailor in case of bailor's defective title. ठीक है, तो वहां पर क्या है, बेलर के डिफेक्टिव टाइटल की वजह से उसको क्या करेगा, गुड्स रिटर्न कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, तो ये तो था पूरा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, हमने डिस्कस कर लिया है। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीजें, नई चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स हैं, ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स हैं, फिर उसके बाद राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स हैं, फिर उसके बाद राइट ऑफ लियन है, लियन में टाइप्स ऑफ लियन क्या क्या हैं, और फिर उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो आज को इतना ही रखते हैं, बट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। आगे फ्यूचर में और भी अपडेट्स आने वाले हैं, और भी नए सब्जेक्ट्स को लेकर के। सो प्लीज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for future notifications. Thank you and have